नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम नेट परीक्षा साथ ही साथ सभी राज्यों की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा सहित जो आपके विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा वगैरह उन सब की तैयारी प्रमाणिक पुस्तकों के माध्यम से करते हैं। इसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के प्रसिद्ध हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। कल के वीडियो से हमने आधुनिक काल को प्रारंभ कर दिया था। पूर्व के सभी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्रमबद्ध रूप से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे देती हूँ महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट का। महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट से मतलब 8-10 जो भी 2-4 लिंक मेरे पास उपलब्ध है वो दे देती हूँ। बाकी आप प्लेलिस्ट चेक करें, दोनों चैनल की प्लेलिस्ट आप चेक करें। आपकी संपूर्ण विषय सामग्री जो भी सिलेबस में निर्धारित है, आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य से हों, उच्च स्तरीय परीक्षाओं की जो सिलेबस में लगी हुई किताबें हैं वो सब उपलब्ध हैं प्लेलिस्ट्स में, तो आप चेक करें। आज देखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी अब पुनर्जागरण काल। आज का जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा पुनर्जागरण काल कब से मानते हैं और उसके क्या प्रभाव साहित्य पे पड़े। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि समग्र और संपूर्ण मनुष्य की यह परिकल्पना भारतीय पुनर्जागरण चेतना के केंद्र में है। तो आपसे यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि यह पंक्ति किसकी है, समग्र और संपूर्ण मनुष्य की यह परिकल्पना भारतीय पुनर्जागरण चेतना के केंद्र में है। अब समग्र मनुष्य के क्या तात्पर्य, इसके लिए देखिए कल का वीडियो देखिएगा, क्योंकि हर दिन अगर हम पिछले की व्याख्या करते चलेंगे तो संभव नहीं होगा। थोड़ी सी प्रस्तावना भूमिका प्रारंभ में बता के फिर आगे बढ़ते हैं। इसका आरंभ राजा राममोहन राय 1772 से 1833 के व्यक्तित्व में है। तो निष्पत्ति महात्मा गांधी के साथ 1800 ये है आपका 39 है ना, 39 नहीं है, ये है 1869 से लेकर 1948 तक विरुद्धों का सामंजस्य, जिसे हमने भारतीय मानस की एक प्रमुख विशेषता कहा है, उसका व्यवहारिक निर्देशन इस अवधि में बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है। राजा राममोहन राय ने अपना चिंतन उपनिषदों से ग्रहण किया, पर हिंदू आराधना शैली की परंपरागत एकांतिक पद्धति को छोड़कर उन्होंने यूरोपीय चर्च का संगठन स्वीकार किया, जिसमें पूजन की सामूहिक पद्धति प्रचलित थी। यानी राजा राममोहन ने अध्ययन किसका किया, सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है, वेद उपनिषद, उनका किया, लेकिन अपनाया किसको, यूरोपीय चर्च की जो पूजा की विधि थी। हमारे यहाँ तो एकांतिक पूजा होती है, व्यक्ति को जो जिस ईश्वर में आस्था हो वो उसे अपना इष्ट बना के पूजा करता है। सामूहिक पूजा भी होती है विभिन्न अवसरों पर, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपना अलग ईश्वर मानता है। लेकिन चर्च में क्या होता है कि चर्च में एक यीशु मसीह है या जो है, उसमें सभी वहाँ के जो लोग हैं वो सभी चर्च में पूजा करते हैं या उनका ईश्वर एक ही है। ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने 1828 में की, जिसकी प्रेरणा से फिर महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज 1867 का जन्म हुआ। हिंदी क्षेत्र में स्वामी दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की नींव डाली। यह सिर्फ संयोग नहीं कि इन संस्थाओं के नामकरण के उत्तर पक्ष में समाज पर विशेष बल दिया गया। जैसा मैंने कहा कि एकांतिक पद्धति को छोड़कर वो चर्च की सामूहिक प्रार्थना वाली जो पद्धति थी उसे अपना रहे थे। तो समाज सब में आएगा, कैसे, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज इत्यादि। हिंदू एकांतिक जीवन पद्धति के विरुद्ध उसे समाज के रूप में गठित करने का यह प्रयास बड़े सजग रूप में पुनर्जागरण के मनीषियों ने किया। इन तीनों मुख्य समाजों की कई साझी विशेषताएं परिलक्षित की जाती हैं। ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, आराधना की सामूहिक शैली पर बल देते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा ना, जितने भी आर्य समाजी विद्यालय या बीएड कॉलेजेस वगैरह होते हैं वह हवन होता है ना, मूर्ति पूजा नहीं होती। हिंदू समाज के दो पिछड़े समूहों नारी और शूद्र को शेष उच्च वर्गीय पुरुषों के साथ समानता का दर्जा देते हैं। उपनिषद और गीता इनके चिंतन के केंद्र में है। संगठन का ढांचा ये ईसाई चर्च का स्वीकार करते हैं।
भारतीय हिंदू विचारधारा और पाश्चात्य ईसाई संगठन का सामंजस्य, यह इनके आंदोलन का मूल मंत्र है। विचारधारा कौन सी? हिंदू वाली, वेद उपनिषदों वाली। जैसे आर्य समाज का भी नारा क्या है? वेदों की ओर लौटो। किंतु पाश्चात्य ईसाइयों का जो संगठन है उसका जो सामंजस्य है, ये दो चीजें, एक तो भारतीय हिंदू विचारधारा और ईसाइयों के संगठन का जो सामंजस्य, इनके आंदोलन के मूल मंत्र हैं। आध्यात्म को पुनर्जागरण पहले लोक सेवा से जोड़ता और फिर लोक सेवा को क्रमशः राष्ट्रीय भावना से। राजा राम मोहन राय से लेकर महात्मा गांधी तक की यह विचार और कर्म यात्रा है, जिसे बनाने और बढ़ाने में रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, श्री अरविंद जैसे कई मनीषियों का विशिष्ट योगदान रहा है। भारतीय पुनर्जागरण में विरुद्धों के सामंजस्य का प्रसिद्ध ऐतिहासिक दस्तावेज स्वामी विवेकानंद के शिकागो व्याख्यान 1893 है। विरुद्धों का सामंजस्य का प्रथम उदाहरण या ऐतिहासिक कहाँ देखने को मिलेगा दस्तावेज के रूप में? इस शिकागो व्याख्यान जो है ना इनका, जहां अद्वैत के अंतर्गत पाश्चात्य विज्ञान और भारतीय धर्मशास्त्र का समाहार दिखाते हुए उन्होंने घोषित किया, इस प्रकार, क्या कहते हैं विवेकानंद? इस प्रकार अनेकेश्वरवाद, द्वैतवाद आदि में से होते हुए इस अद्वैत की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्र इससे आगे नहीं जा सकता। यही सारे विज्ञानों का चरम लक्ष्य है। आत्मा और परमात्मा एक ही है, ठीक है। आत्मा जन्म लेती है लेकिन अंततः वह उसी परम शक्ति में विलीन हो जाती है। आप कितना भी साइंस पढ़ लें, कितने भी किसी भी धर्म को मान लें, चाहे हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि कोई ना कोई एनर्जी तो इस ब्रह्मांड में ऐसी है जो इस संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है। आप निर्गुण के रूप में माने, सगुण के, जैसे मैंने कहा ना, जैसा आपका मन करे, लेकिन आपको एक एनर्जी तो महसूस होती है कि कोई तो है जो सबको चलाए मान है। और उसी में जाकर मृत्यु के बाद हमारी आत्मा विलीन हो जाती है ना कहीं जो हमारी एनर्जी है, जिसे हम जीव प्राण धारा कहते हैं, वो प्राण कहीं निकल के तो जाते हैं ना, तभी तो हम जन्म लेते हैं। कैसे ये डिसाइड हो जाता है कि हम कौन से घर में जन्म लेंगे, कैसे, क्या सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें आगे देखते हैं। पुनर्जागरण आंदोलन और हिंदी साहित्य के विकास में कलकत्ता की दो शैक्षणिक संस्थाओं का विशिष्ट योगदान रहा। बंगाल, विशेषतः तत्कालीन राजधानी कलकत्ता से पुनर्जागरण आरंभ हुआ। पुनर्जागरण कहाँ से हुआ? क्योंकि उस समय राजधानी कलकत्ता थी। यदि दिल्ली होती तो दिल्ली से होता, लेकिन ये व्यापारिक उससे देख लीजिए के हिसाब से कलकत्ता थी, तो ये पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। यही भारतीय संस्कृति की यूरोपीय संस्कृति से टकराहट हुई, और जब दो संस्कृतियों की टकराहट होती है उसे पुनर्जागरण काल कहते हैं। कल भी समझाया था कि इस्लाम आया, मुगल आए, तो वो भी तो एक नई जाति आई, लेकिन उसे तो पुनर्जागरण काल नहीं कहते क्योंकि उससे संस्कृति का कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? भारतीय संस्कृति और यूरोपीय संस्कृति में टकराहट हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई, पर इसका प्रभाव क्षेत्र सीमित था। यहाँ उस समय की राजधानी में इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। इस प्रशिक्षण में आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी भी शामिल थी। इसके लिए कॉलेज के प्रिंसिपल गिलक्राइस्ट ने, कॉलेज के कौन, ये प्रश्न पूछा हुआ है भाई, फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे? अब इसको, मेरे पास पेन नहीं है, मैं नहीं लिख पा रही हूँ, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा ना। ये नेट के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, अगर पुराने पेपर आप देखेंगे तो। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल गिलक्राइस्ट ने अपनी समझ के हिसाब से हिंदुस्तानी गद्य में पुस्तकें लिखवाईं। जिस समय रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि पद्माकर ब्रजभाषा का परिष्कार ठेठ हिंदी क्षेत्र में रहकर अपने कवित्व सवैयों में कर रहे हैं, उसी समय सुदूर राजधानी कलकत्ता में हिंदी गद्य के साथ नए प्रयोग चले हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद या तत्संबंधी वृत्तांतों के रूप में कुछ पुराना ब्रजभाषा या खड़ी बोली हिंदी गद्य का रूप अभी तक मिलता था, पर व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नियोजित गद्य का सजग रूप में प्रयोग यहाँ से आरंभ होता है। यानी पहले क्या चल रहा था? अनुवाद वगैरह चल रहे थे, लेकिन सजग है ना, नियोजित जो व्यवहारिक उद्देश्य है ना जीवन के, उनके लिए नियोजित रूप में यहाँ से प्रारंभ होता है। कहाँ से? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से। राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़
गद्य लेखक मानते हैं कौन? आचार्य शुक्ल। शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ में लिखते हैं। तो ये आपको मैंने शुक्ल में भी पढ़ाया है, पुनः देख लेते हैं। हम सभी जो भी इस हिंदी नेटशाला चैनल से जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि सबसे पहले हमें प्लेलिस्ट से रामचंद्र शुक्ल को समझना है। पढ़ तो आप अपने आप भी सकते हैं ना, बहुत महंगी पुस्तक नहीं है, इतना विराट ज्ञान मात्र 150-200 रुपये में आपको उपलब्ध है। तो वो तो आप स्वयं भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप प्लेलिस्ट से समझते हुए एक बार पढ़ लें, उसके बाद आपकी इच्छा हो तो खूब आप बुक खरीदें, खूब बुक से पढ़ें, पहले से हो तो पढ़ें, लेकिन समझने की दृष्टि से आप प्लेलिस्ट से क्रमबद्ध रूप से शुक्ल के वीडियो देखें। और हाँ जी, वो बहुत अच्छी बुक है, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाई क्योंकि आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते हो। जो लोग नहीं देख रहे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई लाखों की भीड़ हो, आप ही हो, जितने भी लोग हो, आप नियमित जो मेरे विद्यार्थी हैं, आप ही मेरे लिए लाख के समान हो। बस आप लोग जितने वीडियो को देख रहे हो उतने लोग भी लाइक कर दें तो बहुत अच्छा मतलब महसूस होता है, चैनल को भी थोड़ा फ़ायदा पहुंचता ही है कि चलो कोई तो लाइक कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये पटियाला दरबार में थे और महारानी को कथा बाँचकर सुनाया करते थे। इनके ग्रंथ को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी सदा शुक्लार और लल्लू लाल ने 62 वर्ष पहले खड़ी बोली गद्य का अच्छे परिमार्जित रूप में पुस्तकें आदि लिखने में व्यवहृत होता था। सदा सुखलाल और लल्लू लाल से 62 वर्ष पहले भी, यानी ये जो आपका है ना, ये फोर्ट विलियम कॉलेज में ये नियुक्त किए जाएंगे लल्लू लाल सर, तो उससे पहले भी होता था। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह योग वशिष्ठ ही सबसे पुराना है। तो ये राम प्रसाद निरंजनी की योग वशिष्ठ आपसे पूछी जाती है। इसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई देता है, अतः यह कहने की गुंजाइश अब जरा भी नहीं रही कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा अंग्रेजों की प्रेरणा से चली, खड़ी बोली गद्य की चली। इस प्रसंग में यह जोड़ना होगा कि योग वशिष्ठ 1741 या कुछ आगे चलकर ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा किए गए बाइबल के अनुवाद मूलतः धार्मिक भावना से प्रेरित हैं। ऐहिक उद्देश्यों के लिए गद्य का प्रयोग फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध अध्यापकों की पुस्तकों में हुआ, जिनमें प्रमुख है 1803 में लिखित लल्लूलाल जी का प्रेम सागर, सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान। पर इस काल में स्वतः स्फूर्त गद्य लेखन का उदाहरण इंशा अल्लाह खां की उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी में 1800 के आसपास में मिलता है। बीच की अवधि में धार्मिक, पत्रकारिक और शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिखा गया गद्य है, जब तक भारतेंदु के माध्यम से साहित्यिक गद्य का आविर्भाव नहीं होता तब तक गद्य का यही रूप हमें देखने को मिलता है। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का नहीं है, ये रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में से इन्होंने लिया है। ठीक है, तो इसीलिए मैं, अब आप समझ गए होंगे कि मैं रामचंद्र शुक्ल पर इतना जोर क्यों देती हूँ। आज का वीडियो आपका थोड़ा मैं छोटा ही रख रही हूँ जानबूझ के क्योंकि अब भारतेंदु युग का प्रारंभ होगा। प्रत्येक वीडियो में एक ही टॉपिक लेके चलेंगे और थोड़ा सा आज मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाने की मेरी इच्छा आपको है नहीं कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप सब लोग लंबे वीडियोस को देख नहीं रहे। बाकी ना तो आप कमेंट बॉक्स में राय लिखते हैं कि इससे बड़ा वीडियो आपको चाहिए, इससे छोटा वीडियो आप चाहिए, नहीं लिखते हो भाई लोगों, कोई बात नहीं, कोई शिकायत वाली बात नहीं है मुझे। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, भैया आप चैनल को सब्सक्राइब भी मत करो, आप कमेंट भी मत करो, कुछ मत करो, लेकिन लाइक का बटन तो दबा दो ताकि ये वीडियो आगे पहुँचे। इतनी ना बहुत सारे कामकाज के बीच आपके लिए पुस्तक मैं प्रस्तुत करती हूँ, आप वीडियो को लाइक ही नहीं करते हो तो वीडियो आगे नहीं जा पाती। मिलती हूँ आपसे हिंदी बुकशाला चैनल पर, तब तक के लिए दोनों चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिएगा। धन्यवाद।